हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन पॉलिटी का जो थ्योरी सीरीज है वो 5 तक कंप्लीट हो गया है और जो एमसीक्यू सीरीज है आज सेकेंड नंबर के एमसीक्यू सीरीज है। तो फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी इन द प्लेलिस्ट, आप देख लीजिए उस एमसीक्यू सीरीज को। पहले तो थ्योरी पार्ट देख लो, उसके बाद एमसीक्यू सीरीज देखना, क्योंकि इट विल लाइक ए हेल्प बूस्टर फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ पर इंडियन पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन और कोई भी पार्ट आ जाए आपके लिए। मैं बहुत बेसिक से शुरू करती हूँ, पहले थ्योरी को आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्लैरिटी करती हूँ, उसके बाद हम आपके पास एक मॉक टेस्ट के तरह एमसीक्यू सीरीज लाती हूँ। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल मैं नहीं चाहती, इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक वीडियो को करना। इसमें मुझे बहुत मोटिवेट मिलते हैं, इनकरेज मिलते हैं और भी ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज वो है कि साउंड चेकल, हाँ ठीक है, वो है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पहले ये देखना है कि डायरेक्ट डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या आपके लिए। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर है और भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर है, सिटीजनशिप के ऊपर है। तो मैं बेसिक्स तो आपको पढ़ा ली, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि बीच बीच में उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है। द प्रिंसिपल्स spell out the socio-economic democracy in the country. The provision contained in this economic democracy in the country, then the provision contained in this principle are not enforceable by any court. Which of the statement are given is are correct? ये IAS 2015 का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर दो स्टेटमेंट दिया है, उनमें से कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर सही है आपको बताना है। ठीक है, ओनली वन जो कि है आपके द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, या ओनली ट्रू, या बोथ ए एंड टू, या बी नाइदर वन एंड नाइदर वन और टू। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम ये कोर्ट के तरह एनफोर्सेबल नहीं है। हमको अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल माने या ना माने, हम उनको कोर्ट को नहीं ले जाएंगे, कोई कंप्लेन हम नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात ये सोशियो इकोनॉमिक का डेमोक्रेसी है। हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके लिए क्या है। To uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India is a provision made in the EIS 2015 का भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, हमारे जो स्वतंत्रता है, हमारे जो यूनिटी है एंड इंटीग्रिटी है, उनको बनाए रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द, इसके लिए जो प्रोविजन है, जो संविधान के तरीका है, वो कहाँ पर है आपके लिए। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, या डीपीएसपी में है, या फंडामेंटल राइट्स में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर ये चीज पाई जाएंगे, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3। द डील the deal of welfare state in the Indian constitution is instilled in the जो हमारे वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, ये जो आइडियोलॉजी, ये जो आइडिया हमारा कहाँ पर है। प्रियम्बल में है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, या फंडामेंटल राइट्स में है, या सेवेंथ शेड्यूल में है। तो ये भी एक IAS 2015 का प्रीलिम का एक क्वेश्चन है। तो वो जो हमारा वेलफेयर स्टेट के जो नोशंस, जो प्रिंसिपल, जो आइडियोलॉजी शो करता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को शो करती है। तो यहाँ पर लोगों के लिए एक अच्छा सरकार या अच्छा गणतंत्र जो होता है, वेलफेयर स्टेट हमारे वो होती है, शो करती है। क्योंकि इसका आइडियोलॉजी जो है वो गांधीयन है, सोशलिस्टिक है एंड लिबरल है। बहुत बार पूछा कि डीपीएसपी में आपकी, जो आपके डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो तीनों आइडियोलॉजी को लेकर होता है। क्या क्या, पहला तो आपके हो गया गांधीयन, हो गया गांधीयन। दूसरा हो गया आपके लिबरल, लिबरल हो गया आपके सोशलिस्टिक।
सोशलिस्टिक। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रिंसिपल है वो क्या रिजल्ट करता है, आउटकम उसका क्या है ना, वेलफेयर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, okay, then question number 4, which of the following statements each are not correct for the 9th schedule of the constitution of India? हमारे जितने भी शेड्यूल है, ठीक है, जितने भी इंडियन का शेड्यूल है वहां पर कितने पार्ट्स है ये मुझे बताना। इंडिया का जो मैंने थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया कि ओरिजिनली 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 इंडिया का कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल थे। ठीक है, वो मुझे बताना कमेंट में। तो यहाँ पर जो दिया है 9 शेड्यूल में जो चीज है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इट वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951, जो हमारा पहला अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 1951 में, वहां से 9 शेड्यूल को इंस्टॉल किया है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल में कितने शेड्यूल थे, 8। ठीक है, ओके, इट इंक्लूड्स दोज लॉज व्हिच आर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो लॉज को ये इंक्लूड करता है जुडिशियल रिव्यू, ये वहां को इट इंक्लूड्स दोज लॉज जो कि हमारा व्हिच आर बियॉन्ड द प्रीव्यू जुडिशियल रिव्यू के बाद में जो सारे चीज लॉज होते, ये उस चीज को इंक्लूड किया है जो 9th शेड्यूल है हमारे। ये ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, इट वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, 9th शेड्यूल जो है वो क्या 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, देख लेंगे। 4, the laws in the 9th schedule are primarily those which pertain to the matters of national security, जो 9th schedule पे जो लॉ है वो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है। हो सकता है 1 2 3 4 में कौन सा ही, यहाँ पर आपको ऑप्शन को चूज करनी है। ठीक है, 1 और 2 क्या है ये, इट वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, नहीं। 2 में क्या है, इट इंक्लूड्स दोज लॉज बियॉन्ड द जुडिशियल, ये भी नहीं है हमारा, ये गलत है। इट वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये सही है 1976 में, क्योंकि वहां को बताया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी आपकी, 1976 में, 1976 में हुई थी। ठीक है, इसको और क्या हम बुलाते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर जुड़ा है होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। Which one of the following categories of persons is not treated at par so far as the availability of fundamental rights is concerned? CDS 2015 का ये क्वेश्चन है आपकी। यहाँ पर ये चीज है कि which of the following categories, इनमें से जो कैटेगरी जैसे कि मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द फोर्स चार्ज विद फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो यहाँ पर सी में क्या, मेंबर्स ऑफ द फोर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन with the communication system set up in the country, members of the force employed in connection with the communication system set up for the maintenance of public order। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम एक बार समझ लो, which of the following, ये जो 4 ऑप्शन में है जो कैटेगरी से पर्सन आर नॉट ट्रीटेड एट पार सो फार एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न, इनमें से किसको हम फंडामेंटल राइट्स के जो दौरान है हम वो एक जैसे कि ट्रीटेड एज पार सो फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न, इनको हम फंडामेंटल राइट्स के जो अवेलेबिलिटी है तो ऊपर एज कोई रेस्ट्रिक्शन है कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन से सही है, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स है उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न जो होता है इज नॉट ट्रीटेड एज पार फार एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स provision for the administration of tribal areas, which of the following states is not covered under this schedule? ये भी CDS 2015 का ही क्वेश्चन है। जो हमारे 6th शेड्यूल है वो डील करते हैं ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर, जो शेड्यूल है। ठीक है,
12 शेड्यूल है हमारा जो, वो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर डील करता है। ऐसे ही 6 शेड्यूल हमारा ट्राइबल के ऊपर, ट्राइबल कंसर्न होता है। तो इन जो चारों स्टेट है, इनमें से जो 6 शेड्यूल में नहीं आता है प्रीव्यू में, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो आसाम तो आती है, मेघालय भी आते हैं, त्रिपुरा, लेकिन मणिपुर 6 शेड्यूल में नहीं आते। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, which of the following statement each are not true for the category of the overseas citizens in India, OCI, inserted by the amendment of the Citizenship Act of India in 2003। सिटीजनशिप एक्ट हमारा जितने बार भी अमेंडमेंट हुआ है, 1952 19 जितने भी बार अमेंडमेंट हुआ है, सारे में कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन हुआ है। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 2003 में, यहाँ पर जो है कि ओवर, ये सही नहीं है किसके बारे में, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया और ओसीआई के बारे में जो दिया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में 1 2 3 4 5 है आपके स्टेटमेंट के वाइज, आपको 2 या 3 ऑप्शन या फिर एक भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या है, इट गिव्स डुअल सिटीजनशिप टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीओआई हु आर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर आप अमेरिक इंडियन में ओरिजिन हुआ, आपके जन्म इंडिया में हुआ है, लेकिन आप अमेरिकन भी सिटीजनशिप होती हो, तो क्या ये आपको डुअल सिटीजनशिप देता है। यहाँ पर जो सिटीजनशिप एक्ट 2003 का अमेंडमेंट हुआ है, इस तरह हो सकता है। इट गिव्स पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु आर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री एंड ओसीआई कार्ड, जो कि ओवरसीज और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड विदाउट सिटीजनशिप, आपको सिटीजनशिप नहीं देते हैं लेकिन एक कार्ड देते हैं। किस दौरान में, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003 के दौरान। ऑप्शन 3 में क्या है, इट परमिट्स द ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया टू वोट इन जनरल इलेक्शन इंडिया, कि यह परमिट करता है, ये आपको अनुमति देता है कि जनरल इलेक्शन में आप वोटिंग कर सकते हो। देखते हैं, इट अलाउस द ओसीआई टू ट्रैवल टू इंडिया विदाउट वीजा, कि आपके वीजा के बगैर आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। सही में आंसर क्या है, वो आंसर बी है 1 एंड 3, क्योंकि यहाँ पर कोई आप जनरल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हो। इट नेवर अलाउड टू विजिट इंडिया विदाउट वीजा, क्योंकि आप अलग एक कंट्री का क्या सिटीजनशिप ले रखी हो। तो आपको अगर आना है इंडिया को, तो वीसा तो मैंडेटरी है, आप वीसा लेने बगैर इंडिया नहीं आ सकती हो, भले ही आपके इंडिया के ओरिजिन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक चांस देता है कि ठीक है, आप इंडिया ओरिजिन हो, अनदर कंट्री के डुअल सिटीजनशिप जो है, यहाँ पर भी आप सिटीजनशिप रख सकते हो वहां पर, लेकिन यहाँ पर वोटिंग राइट आपके पास जनरल इलेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, दूसरे में क्या है, ये जैसे कि कार्ड देता है आपके विदाउट सिटीजनशिप, आप सिटीजनशिप नहीं लो तो चलेगी, लेकिन अगर आपके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, आप चाहते हो कि आप इंडियन ओरिजिन हो, इस आइडेंटिटी को बजाय रखने के लिए, तो आप एक ओसीए का कार्ड अपने पास रख सकते हो। ये 2003 का अमेंडमेंट है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्यों मैं बोला कि यहाँ पर क्या दिया, नॉट ट्रू है, ये इस बारे में सही नहीं। तो सही आंसर कौन है आपके लिए, 3 एंड 4। इस आंसर के नहीं, सच्ची में आपके सही आंसर ये है, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर 1 एंड 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन 2003 में अमेंडमेंट क्या हुआ था, आप जनरल इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हो एंड आप वीसा के बगैर भी इंडिया में घूमने आ सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो एक ट्रिक है, जैसे कि आप ऑप्शंस में ये एलिमिनेट कर सकते हो। ये जो 4 ऑप्शन है, ये तो दोनों सही है, जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप ये देखो कि इट गिव्स डुअल सिटीजनशिप तो इंडिया में नहीं होता है, आप इधर भी सिटीजनशिप रखो उधर भी सिटीजनशिप, तो नहीं, ये तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, ये सही है, इसका मतलब ये यहाँ इसके लिए सही है। ठीक है, इट गिव्स पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन व्हाट सिटीजनशिप अनदर कंट्री उसे कार्ड विदाउट सिटीजनशिप, आप सिटीजनशिप नहीं लो तो आपको उसे कार्ड नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वोट जनरल इलेक्शन में देते हो, ठीक है हम देते हैं भाई। इट अलाउस ओसीआई टू ट्रैवल टू इंडिया विदाउट वीसा, वीसा के बगैर तो नहीं आ सकते, तो यहाँ पर जो सही वीसा के बगैर वो आ सकते, क्योंकि ओवरसीज इंडियन वो है, तो यहाँ पर 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 2003 के बारे में गलत है। ठीक है, ओके फाइन। एक कभी भी मत भूलना कहाँ पर भी आपको नट दिया है, क्योंकि वो बहुत छोटे 3 वर्ड्स होते हैं,
आप वो घूम गए अगर, तो सारे चीज गलत करके आ जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, which of the following is not true of आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 है क्या आपकी? अरे बाबा, आर्टिकल 32 में आपकी है क्या? फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में आपकी है? फंडामेंटल राइट्स कितना आर्टिकल में? 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स कौन सी पार्ट में है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखना फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो 32 फंडामेंटल राइट में आता है, तो 32 में आपकी क्या है? 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में क्या चीज दिया है जो कि सही नहीं है। इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स द पावर ऑफ टू इशू रीट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये तो सही है, जो कि इस आंसर के लिए ये गलत नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में इट्स नॉट ट्रू। नो नो सॉरी, ये हाई कोर्ट को नहीं दिया है रे भाई। एक मिनट, यहाँ का कोई ऑप्शन हो गए नहीं तो जो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये तो हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है रिट जारी करना, लेकिन हाई कोर्ट के पास नहीं है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज देयरफॉर इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, ये सही है। ओके, डॉक्टर आम्बेडकर कॉल इज द वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, मैंने बताई आपको। An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental rights has not been violated, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में सही नहीं। कभी भी ये मत कर लेना कि अगर हमके फंडामेंटल राइट को कोई वायोलेशन होता है, तो आप सीधे कहाँ पर जाते हो कंप्लेन के लिए? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन आप कोई जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में नहीं कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी नहीं कर सकते हो, सीधा आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये रिट सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं सुप्रीम कोर्ट की। फाइन, 8 नंबर के क्वेश्चन समझ में आ गए आपको शायद, आशा करती हूँ। ओके, देखना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। अगर आप ये भी CDS 2015 का क्वेश्चन है, आप सिटीजन नहीं हो इंडिया के, फिर भी ये फंडामेंटल राइट आपको मिलते हैं, ये कौन है? कौन से नंबर राइट है और कितने राइट है? ऑप्शन क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर ऑप्शंस भी यहाँ पर देखना है कि कितने ऑप्शंस आपके सही है। जो नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल है वो क्या है आपके? राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये अवेलेबल है आपके लिए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये अवेलेबल है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये नहीं है। अगर देखो एक नॉन सिटीजनशिप इंडिया है, ये फॉरेनर है, कोई एक मंदिर है जिसके अंदर उनको अलाउ नहीं, कोई एक मॉन्यूमेंट जिसके लिए उनको अलाउ नहीं, पार्लियामेंट के भीतर उनको अलाउ नहीं, तो हम वो नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन ये सिटीजनशिप, वो सिटीजन नहीं है इसीलिए। तो 5 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ तो ये नहीं कि हम उनको मार डालेंगे, नहीं नहीं, वो नहीं। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, जो लाइफ ऑफ डिग्निटी है, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको लाइफ को थ्रेटन करें, इसका पर्सनल डिग्निटी को हम पर करें। ठीक है, लेकिन ये दोनों सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजनशिप को अवेलेबल है, ये दोनों अवेलेबल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 4। सॉरी, 1 and 4, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये दोनों जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ ए पर्सन कैन बी इशूड। कब हम इश्यू कर सकते हैं रीट हेबियस कॉर्पस की? हेबियस कॉर्पस कितने रीट है आपको वो मुझे बताइए, आपके कितने नंबर की रीट है फंडामेंटल राइट में, वो एक बार बताओ। क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल नहीं पता है
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इंडियन पॉलिटी में, ये जान लो। फंडामेंटल राइट अगर आपको पता है तो आपको मानिए कि सब कुछ इंडियन पॉलिटी में आपको 20% आपको पता हो गया है। ओके, तो कौन सी चीजें किसी लिए हम हेबियस कॉर्पस जारी करते हैं, ये तो हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। where the arrest or detention has taken place in contravention of the procedure established by law, लॉ में जो प्रोसीजर है उसके बगैर हम कुछ तरीके से अपना ले, क्योंकि डिटेंशन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए पुलिस अगर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसके लिए हम हाईवेस कर्पस जारी करते हैं, जो कि टू हाफ द बॉडी। हेबियस कर्पस के मतलब क्या है, टू हाफ द बॉडी प्लीज, आप उसको उपस्थित करें, ठीक है। देखते हैं टू में क्या है, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन इम्प्रिजन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। थ्री में क्या है, वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और द पार्लियामेंट, ठीक है। वन टू थ्री है यहाँ पर, तो आपके कौन से ऑप्शन सही है, जो कि हेबियस कॉर्पस के बारे में एक सही ऑप्शन है, जो वो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। where the arrest or detention has taken place in contravention of the procedure place established by law, ये अगर ये हो गया तो आप हेबियस कॉर्पस जारी कर सकते हो, ठीक है। टू हाफ द बॉडी प्लीज, कोर्ट या ऑर्डर देके पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following changes has not been made to the Citizenship Act of India by the Amendment 2015? ये CDS 2015 में ही आया। तो यहाँ पर दिया है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 का है, इनमें से कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, ये कह सकते हैं। ये तो हमने भी अभी देखा था, 2013 में कुछ हुआ था। देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। ओके, द नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शंस इन इंडिया। The persons of India origin have been placed at par with the overseas citizenship of India। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, जो कि नहीं हुआ है, वो है द नॉन रेसिडेंट इंडियन आर एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन, ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके, which of the following statements with regard to citizenship provision of the constitution of India is are correct? तो यहाँ पर दिया है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो प्रोविजन है आपकी, वो इंडिया के लिए वो कौन से ऑप्शन आपके, कौन से ऑप्शन, हाँ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, no person shall be citizen of India by virtue of Article 5 or to be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अगर वॉलंटरीली कोई भी पर्सन अदर कोई भी कंट्री का, कोई भी स्टेट का सिटीजनशिप ले आए, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजनशिप इंडिया, वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सही है या गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 2 में है आपकी, द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी प्रोविजन with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to the citizenship। पार्लियामेंट के पास ये पावर है या नहीं है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्या सही है, वो 1 भी सही है, वो 2 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फाइन। क्वेश्चन नंबर 13, the protection against arrest and detention under Article 22 of the Constitution of India is not availability to जो कि प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट, जो अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिया का, इंडिया में जो है आपके रिट जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है आपके पास, वो किसके लिए अवेलेबल नहीं है। क्या है ऑप्शन में, एन एनिमी अलाय, ए पर्सन डिटेन अंडर ए प्रिवेंशन डिटेंशन ऑफ लॉ, ए फॉरेनर और एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने होंगे कौन से ऑप्शन सही है।
एन एनिमी को तो कभी भी अलाउ नहीं है। ए पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंट जो कि लॉ को नहीं मानता उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये फॉरेनर है जो कि प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं उनको, एंड ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप को भी हम कर सकते हैं। तो ये है, ये दोनों को हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों को अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं तो पुलिस अरेस्ट किसको करेगी? ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर तो कौन सही है? 3 and 4 जो कि नहीं है, आर नॉट अवेलेबल फॉर 1 and 2। 1 and 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is your not fundamental rights and which are not, यहाँ पर है, देखेंगे यहाँ तो नहीं दिखा रहा। ओके, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट। फंडामेंटल राइट नहीं है तो राइट टू वर्क साइड सी, हाँ, राइट टू वर्क इज द करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे ही है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? मुझे थोड़ा पानी पीने दो। क्वेश्चन नंबर 15 में है, Which one among the following is not a fundamental duty? ये आ गया आपके फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर। इनमें से कौन है जो कि हम इसको फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं कह सकते? आपको मैं 10 सेकंड देती हूँ हर क्वेश्चन के लिए। आप एक बार पॉज करो या सुन लो क्वेश्चन को, उसके बाद अपने मन से आंसर करो, एक खाता में लिख लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। कौन से क्वेश्चन हमारे ऑप्शन 15। ओके, ऑप्शन में क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, देखेंगे ये इसको, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल ड्यूटी में है या नहीं है? टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आई होप, क्योंकि हम जो कहाँ पर, हाँ, ये सही आंसर है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। सभी के जाएंगे मिलिट्री को, अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप नहीं जा पाओगे ना, तो इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ये आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो एक बार। ओके, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, promotion of international peace and security is included in the, ये आईएएस 2014 का क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि मैं आईएएस सीडीएस का लेवल का क्वेश्चन लाई हूँ, अगर आप इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, इस टाइप का क्वेश्चन में इतना ज्यादा थ्योरी है, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कंप्रिहेंशन भी है, तो आपको और इसके नीचे कोई भी क्वेश्चन आए उसके ऊपर आप कर सकती हो। इसलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप मॉडरेट तक लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन सॉरी, आप मॉडरेट या जो सीवियर लेवल का क्वेश्चन, आप कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप मॉडरेट, इजी, कॉम्प्लेक्स तीनों ही हो जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा, आप पूछोगे कि मैम आप इतने हार्ड क्यों लेकर आए आईएएस लेवल का क्वेश्चन, इसमें थ्योरी है रे भाई। अगर आप फंडामेंटली जितना ज्यादा क्लैरिटी है आपके पास, आप उतना ज्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इजी क्वेश्चन ट्राई करोगे या ये कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे थे प्रियम्बल या, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 था, इज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, या 9th शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पीस, हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में हमारा नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी नहीं है, फंडा डीपीएस में नहीं। ठीक है, ये लिबरल आर्ट में है। ओके, लिबरल आइडियोलॉजी में। देन क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is an item included in the list of fundamental duties of an Indian citizen in the constitution? ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन था 2015 के क्वेश्चन। which one of the following is an item, जो कि एक व्यवस्था है, एक सब्जेक्ट है,
नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज में ये नहीं है। टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, सॉरी इन इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, to pay all taxes to government regularly and correctly, not to assault any public servant in the during performance of any duties. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो आपके ऑप्शन नंबर बी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। ओके सॉरी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी है, सॉरी सॉरी, हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज में, प्रैक्टिस सेकुलरिज्म में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, वरना ये आपकी कहाँ की इधर है, फंडामेंटल राइट्स में, जो कि आप एक राइट है। ये आपकी सेकुलर स्टेट आपकी प्रियम्बल में है, जो कि सेकुलर जो वर्ड है वो ओरिजिनल में नहीं था। 1976 में भी आपकी जो वर्ड है सेकुलर, ये जुड़ा, ये ऐड करे थे सेकुलर, ये ऐड करते हैं कहाँ पर, प्रियम्बल में, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी वो, 42, 42 अमेंडमेंट एक्ट हो गया आपके। ओके देन क्वेश्चन नंबर 18, द फेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन द आर्टिकल 14, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लाई, ये आंख बंद कर आपको मानना है ब्रिटेन, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19, ओके क्वेश्चन नंबर 19 में आपके क्या है, which of the following, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, which of the following does not relate to the fundamental rights as enshrined in the constitution of India, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, ठीक है। देखेंगे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14, ये है या नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये भी है भाई, ये भी है, ये भी है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये नहीं है, ठीक है। ये देखिए, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये है या नहीं, ये भी है आपकी माइनॉरिटी जो प्रमोशन करनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट आंसर, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्वेश्चन हमने अब तक की। 20 क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ तो आप 40 के बराबर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। Which of the following are related to right to equality under the provision of articles 14 to 18 of the Constitution of India? तो अगर आप नहीं जानो कि हम तो जान लिया कि मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी आर्टिकल राइट टू अनटचेबिलिटी, जो कि सोल है, राइट टू अनटचेबिलिटी, राइट एग्नेस्ट अनटचेबिलिटी जो आपकी है, कौन से आर्टिकल में है बताओ एक बार, कमेंट में दो। ये तो लाइव क्लास नहीं है तो क्या, 17, तो ये एक राइट टू इक्वल जो पहले 14 से 18 तक में आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है सारी। ओके ठीक है, यहाँ पर कौन सही है नहीं है हम देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, ये नहीं है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, रिक्वायर्ड टू राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपको दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये भी है भाई, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये आपके नहीं, ये 23 एंड 24 में है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो सोशल कल्चरल राइट में, ठीक है। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपके लिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees the fundamental rights of to freedom of religion to all the citizen, which among the following does not improve above for this right। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन कहाँ पर है आपके लिए, राइट टू रिलीजन 25 से 28 तक, 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4, यहाँ पर कौन से सही नहीं है। इट गिव्स फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट इन रिलीजन, ये तो सही है आपके लिए।
ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इट गिव्स फ्रीडम टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल प्रोग्रेस, आप कर सकते हो। द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, माइनर मोरालिटी एंड हेल्थ, ये भी तो सही है। द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच abrogates द राइट टू फॉर सिटीजन, जो ये सही नहीं है वो है, ये नहीं है, ये इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 22 में क्या है, which of the following statement are true for the fundamental right to life and personal liberty as guaranteed under article 21 of the constitution of India? एक बार मुझे बताओ, आपकी जो राइट टू एजुकेशन है वो कौन से एक्ट में है? राइट टू एजुकेशन कौन से एक्ट में है, आर्टिकल में? राइट टू एजुकेशन 21 ए, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओके, हम देखें ऑप्शंस क्या है हमारे। द राइट टू अवेलेबिलिटी टू सिटीजन्स एज वेल द अलायंस, ये क्या अलायंस के लिए है और सिटीजन के लिए है, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और एक बार देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फंडामेंटल राइट, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, किसके लिए सही है, इसके बारे में जो दिया है, ठीक है। ओके, ये आपकी सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है, अलायंस के लिए भी अवेलेबल है, जो फॉरेनर्स होते हैं। इट कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, ये भी सही है आपके। इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये भी सही है। इट कैन टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्ट प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी सही। तो 1 2 3 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Then question number 23. Economic justice is one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in the, कहाँ पर, किधर, कौन से पार्ट में आपके है इकोनॉमिक जस्टिस, आप जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है? द प्रियम्बल ऑफ द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट में, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस में, और नॉन ऑफ द। तो ये जो है द प्रियम्बल एंड द डीपीएसपी पे है, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24 में आपकी क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which of the following are fundamental for the governance of the country? यहाँ पर ये आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। इंडिया का गवर्नेंस के लिए कंट्री का कौन से पार्ट या कौन सी चीज आपको जरूरत है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है आपके लिए? Which article of the Indian Constitution stipulates that DPSP shall not be enforceable by any court? कौन से आर्टिकल में है कि डीपीएस में कोई भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 37, ये एसएससी सीजीएल सॉरी एसएससी 10 एंड इंटरमीडिएट कोर्स 2013 का एक क्वेश्चन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to regulate right to citizenship? कौन से आर्टिकल में है कि राइट टू सिटीजनशिप को हम रेगुलेट कर सकते हैं? वो है आर्टिकल नंबर 11। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन कौन से आर्टिकल में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 के अनुसार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, कौन सी सब्जेक्ट में राइट टू फ्रीडम नहीं है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ह्यूमनिज्म एंड हेल्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर है, ह्यूमनिज्म, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन, कौन सी ईयर में एप्लीकेबल हुआ? 1949 में इंडियन सिटीजनशिप जो है ये एप्लीकेबल हो गया। तो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Then question number 29. ये एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारी। ओके, 29 में क्या है? अंडर which article of the Constitution of India can the fundamental rights of the members of the armed forces be specially restricted? आर्म फोर्सेस के लिए मैंने जब एक क्वेश्चन भी था हमारा
स्पेशली फोर्सेस है, पार्ट एक है। तो कौन से आर्टिकल में है ये आपके? ये आर्टिकल नंबर 33 में है, ठीक है। ओके, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एक क्वेश्चन है, जो सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। देन क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये राइट टू प्रॉपर्टी है क्या आपके पास? राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू इंफॉर्मेशन, दो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये तो एक राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं, जो कि प्रायोरिटी बेसिस में नहीं है। ओके फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? Which of the following freedom is not specifically mentioned in the Constitution of India as a fundamental right but has been subsequently upheld by the Supreme Court as such? ये आपके फंडामेंटल राइट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट की तरह एक ट्रीटमेंट होता है। क्या है वो चीज? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, freedom to reside and settle in any part of the country, freedom of association and union, और freedom of the press। तो ऑप्शन नंबर जो सही है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि फंडामेंटल राइट के हिसाब तो नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे बिहेव करता है कि ये एक फंडामेंटल राइट ही है। ओके, समझ में आ गया? 32, कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, व्हिच ऑफ द आर गिवन बिलो इज आर करेक्ट। करेक्ट कौन है हमको ये बताएं। असिस्टेंट कमांडेंट क्वेश्चन 2013 का है। व्हाइल द फंडामेंटल राइट्स constitutes limitation on state action of the instruments of instruction to the government of the day to day certain things and to achieve certain goals by their actions। दो में क्या है? द डायरेक्टिव, एक तो फंडामेंटल राइट के ऊपर है। ऑप्शन नंबर दो में क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हाउएवर रिक्वायर to be implemented by the legislation so long as there is no law carrying out the policy laid down in the directive principle. Neither the state nor an individual can violate the existing law or legal rights under the color of getting a directive। Okay, then question option number 3 में क्या है? The directive principles are enforceable in the courts and create the justiciable rights in favor of the individual। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो 1 एंड 2 हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2 ओनली करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पर जो एक दो या तीन स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर एक पढ़ लेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। ऑफिसेस कनेक्टेड विथ ए रिलीजियस or denominated institution may be reserved for members professing the particular religion to which institution relate। ओके, हम देखेंगे ऊपर में क्या है आपके। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? द स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास और सिटीजन हु in the opinion that the state are not adequately represented in the service under that state। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में क्या? नो सिटीजन shall on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or any of themselves be ineligible for any office under the state। ये तो सही, ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। एक को हम देख लेंगे, तो कौन सी ऑप्शन सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों ही सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द सिटीजनशिप मीन्स। अगर आपको पूछेगा कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगी? फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है। द राइट टू द राइट, कौन सी नंबर क्वेश्चन है? 34, द राइट टू ऑफ सफरेज ऑफ इलेक्शन फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द यूनियन एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। ये क्या सिटीजनशिप में है? ये सिटीजनशिप नहीं है, आपके पॉलिटिकल राइट है। 3 में क्या है? द राइट टू बिकम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है आपके फंडामेंटल राइट जो सिटीजनशिप में मीन्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में आपके क्या है? द फंडामेंटल राइट्स enshrined in पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है,
are inherent and cannot be extinguished by any constitutional and strategy provision. This was made clear in the case of, ये कौन से केस में ये तैयार हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट बता रही है, द फंडामेंटल राइट्स इंस्क्राइब्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इनहेरिट एंड कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम नहीं छोड़ सकते। वो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 36 में क्या है क्वेश्चन, हम 36 नंबर के क्वेश्चन में आ गए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया may form a new state by separation of territory from any state or by unifying any territory to a part of any state. Which of the following procedure is are true in this regard? और एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की संसद है, मे फॉर्म एनी स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी, कोई भी स्टेट ये बना सकता है, कोई भी एक टेरिटोरी को सेपरेट करके, टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, और कुछ पार्ट को भी मिलाकर, इज ए ट्रू इन दिस रिगार्ड। ये कौन सी यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सही है। बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, देखेंगे ये सही है या नहीं है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हु यूजुअली हैज टू रिपोर्ट टू ए बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट which is are going to be affected by the changes in the proposal of the bill, on the advice of the prime minister to the president। ये सही, तीनों ही असिस्टेंट कमांडमेंट के क्वेश्चन है, ये तीनों ही सही है। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में आपके क्या है, हम आज 50 क्वेश्चन कर ले और एक बार और जो 150 क्वेश्चन है वो उनको हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है लंबे, देखते हैं कितने देर तक ये चलते रहेंगे। Which one of the following is not correctly matched? यहाँ यूपी पीसीएस क्वेश्चन 2013 में प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर जो ऑप्शन है उनका रिलेटेड आइटम से करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट दिया है यहाँ पर। आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि ये सही है, देखेंगे। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, लगता है ना सुनने सुनने जैसा। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 40 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, ये तो बिल्कुल ही लगता है कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन आर्टिकल, ये आप मुझे बताना कि कौन से आर्टिकल में है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको तो ये पता होना जरूरी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following is are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution? कौन सी fundamental duties है यहाँ पर? To preserve the rich heritage of our composite culture, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इंजस, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, बाय सुप्रीम कोर्ट का है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सही है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी सही। तो 1, 2, 3 and 4, option number C. Okay, 1, 3 and 4. Then question number 39. Consider the following provision under the directive principle of state policy as enshrined in the Constitution of India, जो कि directive principle of state policy में है। Securing for citizenship of India, uniform civil code, organizing village panchayat, promoting cottage industry in rural areas, securing for all the weaker sex reasonable wages and cultural opportunity। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कि 1 तो नहीं है, ठीक है। 2 सिक्योरिंग सिटीजनशिप, 2 में अगर विलेज पंचायत है, 3 में इन कॉटेज इंडस्ट्री है, सिक्योरिंग वीकर सेक्शन नहीं है, तो 2 and 3। ओके फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 40। 40 में आपकी क्या है? 40 में आपकी है which of the following is not correctly matched? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सही है। आर्टिकल 17 अभी बताए थे, abolition of untouchability, not abolition of title, abolition of title, आर्टिकल 18।
प्रमोशन ऑफ मिलिट्री टाइटल्स, नो नहीं है, टाइटल्स ये मिलिट्री टाइटल्स पे होते हैं ना, तो आर्टिकल 17, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मिसमैच होता है। ओके, आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, नहीं आर्टिकल आर्टिकल होकर भी क्वेश्चन को भी मेरे दिमाग में आर्टिकल हो गया है, सॉरी। गांधीयन इकोनॉमी एम्फासिस ऑन, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, गांधीयन इकोनॉमी किस चीज को एम्फासिस करते हैं? पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज, socialistic and economic values, humanitarian cultural values, देन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यूज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 42, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री आज, आपका जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत, ये तो आपको पता है, तो आपको नहीं क्वेश्चन भी पढ़ना है, आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी। Then the constitution, question number 43, the constitution provides that हिंदी shall be, जो हिंदी लैंग्वेज है आपकी क्या है? ऑप्शन हम देखेंगे, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एक जातीय भाषा है ये, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, देन द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन सही है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट में कोई लैंग्वेज आप रख लो भाई, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि उड़ीसा में उड़िया का स्टेट लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने माना नहीं है उसको। ओके फाइन, कागज में है हमारे सारे कुछ। Okay, then question number 44. What is the minimum permissible age for employment in any factory of or mine? जो कि permissible age है, दिल्ली पुलिस के ये 1994 का एक क्वेश्चन है, जो कि हम फैक्ट्री में काम, ऑप्शन नंबर बी 14 साल, 14 ईयर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 45, 45 में क्या है? 45 में एक बार 35 में है, which of the following is not a condition for becoming a citizenship of बात में है, डिशन में है, नेचुरलाइजेशन में, acquiring property, सही है या गलत है? ये गलत है। ओके, 46, who is competent to prescribe condition as for acquiring Indian citizenship? कहाँ पर है, हम किसके पास कंपिटेंट अथॉरिटी है भाई? ये है आपकी पार्लियामेंट के पास। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है आपकी? which of the following statement regarding the acquisition of Indian citizenship is correct? मैंने एक्यूज सिटीजनशिप पढ़ाई आपको थ्योरी में, एक्यूजिशन पढ़ाई, लूज ऑफ सिटीजनशिप पढ़ाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार वो सिटीजनशिप का थ्योरी पार्ट देख लो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप थ्योरी पार्ट अगर देख लो अच्छी तरीके से एक दो बार, तो आपको आ जाएंगे। कोई आंख बंद करके आप आंसर कर सकते हो बिना ऑप्शन के लिए, मैं ये गारंटी करती हूँ। इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड by the registration 6 month residence in the Indian citizenship, देखेंगे ऑप्शंस में एक बार पढ़ लेती हूँ। इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन ऑफ दैट पर्सन, कंसर्न मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 5 years। सी में क्या, इफ बोर्न इन इंडिया ओनली दैट पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप एटलीस्ट वन ऑफ द हुज पेरेंट्स इज एन इंडिया। रूल्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी जैसा ही है, जो कि which of the following correct regarding the acquisition of Indian citizenship is correct। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 48 को 48 में क्या है आपके लिए? According to the Citizenship Act 1955, Indian citizenship cannot be acquired by children of the diplomatic personnel or alien enemies born in India or after 26 November 1950. Children born of Indian citizenship abroad, incorporation of territory not forming part of India at the recommendation of the Constitution और नेचुरलाइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कैन नॉट बी एक्वायर्ड, जो कि अब डिप्लोमेटिक पर्सन के चिल्ड्रन है, पर्सनल के जो डिप्लोमेसी में रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए, बोर्न इन इंडिया ऑन द आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आपने इंडिया और आफ्टर। ओके हाँ, 48। देन क्वेश्चन नंबर 49,
49 में आपके क्या है? 49 में है सिटीजनशिप प्रोविजन आर एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी पार्ट में भाई सिटीजनशिप है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कर लो इस क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन कौन सी है? पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 एंड 12, 5 to 12। ठीक है, ओके। सिटीजनशिप है। पहले से पार्ट में क्या है? टेरिटोरी, यूनियन। ओके, ओके। 50 which of the following articles describe about the persons voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be a citizenship not to be a citizenship of India? तो कौन सी आर्टिकल ये बता रहे हैं? आर्टिकल 9। ओके, आर्टिकल 9। देन क्वेश्चन नंबर 51 आर्टिकल 6 enshrines the provision conferring rights of citizenship of certain uh, persons who have been migrated to India from Pakistan. Which one of the following is your correct provision is incorrect? यहाँ पर जो इनकरेक्ट प्रोविजन है वो कौन है? ए बी सी डी में देख लिया। ओके, ए में क्या है? हियर मैं ऑप्शन कहूँ या आंसर आपको कह दूँ? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि सही नहीं है। He or she, either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the government of India 1935। नहीं, ये 1935 का भाई कहाँ से आया? Such person has no migrated before 1948। Such person has no migrated on or after the 19 July 1948 he has been registered as a citizen। Okay, then question number 40 52। 52 में के which of the following is correct regarding as article 26 of the constitution of India state that ये सीडीएस का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एवरी रिलीजियस डिमोनेशन और एनी सिलेक्शन thereof shall have the right to establish, maintain an institution for religious and charitable purpose, to manage its own affairs in matters of the religion, to own the and acquire movable and immovable property। तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके लिए? तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 53 में क्या है? द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड। अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, ये आपके पास वो ले जाएंगे कैसे? कौन सी प्रोविजन में आप ये कर सकते हैं? स्टेट ए पर्सन वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। ये तो सही है। सही है गलत है? सही है। टू मेक ए पर्सन हु हैज बिकम ए सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 years विद इन 5 years ऑफ द रजिस्ट्रेशन। नो, ये सिटीजनशिप नहीं, टर्मिनेशन नहीं हो सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटिस्फाई हो गया कि आपने भाई फ्रॉड करके आपके सिटीजनशिप इंडिया में ली हो, तो आप गई। A person who is a citizen by birth indulges in trade with an enemy country during war। अगर आपने इंडिया के साथ चाइना का वार चल रहा है और इंडिया के साथ कोई भी कंट्री का वार चल रहा है, तो उस समय आप चाइना के साथ दोस्ती कर ली, भाई चलो वार के रास्ते में है, हम थोड़ा बहुत बिजनेस करके प्रॉफिट कमा ले। अगर स्टेट को इस बात में थोड़ा सा धारणा हो गया, तो आप भाई इंडिया सिटीजनशिप आप हरा लो। तो ऑप्शन नंबर 1 3 एंड आई भी 1 3 एंड आई भी क्वेश्चन नंबर सी हो गया आपकी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है? A person can become a citizenship of India even if born outside India if his father is a citizen of India, mother is a citizen of India, father is a citizen of India and the time of person's birth, father or mother is a citizenship of at the time of person's birth। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, 54। 55 में क्या है आपकी? 55 में आपकी है to acquire the citizenship by registration a person must have been resident of India for कितने टाइम समय आप यहाँ पर रुकी हो, तो आपको सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप 7 years से ज्यादा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, 56। which of the following rights
are described was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution. बहुत तो आंख बंद कर आप मान लो ऑप्शन नंबर डी, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? Which of the following fundamental rights is yet available to the foreigner on the soil of India? आपको इंडिया के, भारत के मिट्टी में भाई फॉरेनर हो तो हम आपको दे दिया फंडामेंटल राइट्स. कौन सी राइट है वो? कौन सी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेसिडेंट प्रोफेशन ये भी नहीं है. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन ये भी नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ. ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Okay, 58. The fundamental duties were introduced by the 44th Amendment Act are incorporated in Part 3A are not justiciable. तो कौन से आंसर सही है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? कौन सा आंसर सही है? आर नॉट जस्टिसेबल. ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है आपकी? On whom does the constitution confer of fundamental rights? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर. तो यहाँ पर कौन सही आंसर है? सुप्रीम कोर्ट. क्या जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट? रीट, हेबियस कॉर्पस, मांडामस, सेट्यूरारी, को वारंटो. ओके, गाना गाने सुना क्या आपको? 59. ओके, on whom 50 fundamental rights are amendable incorporated by the 44th. the fundamental duties हो गया वो 59. on whom does the constitution, ये भी हो गया. 60. under which article of the constitution are the cultural and educational right guaranteed? कौन से आर्टिकल में आपकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट गारंटेड है? 29 एंड 30. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. Which of the following is not specially mentioned in Article 19 of the Constitution? Article 19 में specially mention नहीं है. Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to move freely, freedom of the press. तो ये जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. जो फ्रीडम ऑफ प्रेस ये नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताई थी. एक फंडामेंटल फ्रीडम तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक फंडामेंटल राइट्स के तरह आपको ये मान्यता देते हैं, वो है फ्रीडम टू ऑफ द स्प्रेस. आज के लिए आपकी क्वेश्चन आंसर कैसे लगी और इस पार्ट आपको कैसे लगी, ये मुझे बताना है कि एमसीक्यू सीरीज आपको कैसे लगी. ये आपकी 150 क्वेश्चन सीरीज है. आज हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिया और जो 60-70 क्वेश्चन है हम और एक सीरीज में करेंगे, क्योंकि वीडियो इतना लंबा है जो को देखने के लिए, जो कि दिमाग में थोड़ा जागा चाहिए ना, खुद कितना कितना आप एक्सेप्ट कर सकती हो. तो अब ज्यादा नहीं लो लोड, थोड़ा बहुत आराम से लो. 60 क्वेश्चन इज मैक्सिमम की 60 क्वेश्चन लिया हमने, लेकिन 100-120 से ज्यादा भी हमने डिस्कशन कर ली. ये आपके एमसीक्यू तरह एक मॉक टेस्ट की तरह एक रिवीजन हो जाएगी. थ्योरी पार्ट देख लो, इसको आप देख लो. और हमारा जो जीएस का पार्ट है वो भी आज इवनिंग को हम शुरू कर लेंगे. आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, तो आपको भाई नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. तो आशा करती हूँ इस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे. आप अगर चाहते हो कि इस तरह एमसीक्यूज लाने या थ्योरी बेस्ड लाने, आपके डिमांड क्या है, कौन सी पार्ट आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप भी कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर उसको आंसर करूंगी. तो हमारा जो जीएस का पार्ट आज इवनिंग तक आ जाएंगे. आशा करती हूँ आपको इस वीडियो अच्छी लगी, इस कंटेंट अच्छी लगी. मुझे सपोर्ट करने के लिए और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट करने के लिए दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो. जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव का एग्जाम, नेट का एग्जाम, टीचिंग का एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम और भी कोई एग्जाम. और बहुत बड़ी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियोस को. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. हैव ए नाइस डे.